हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में फ्रांस का सामाजिक व आर्थिक आधार पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रांस के संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, फिर फ्रांस के संविधान के अध्ययन का महत्व, और फिर बाद में फ्रांस के संविधान की विशेषता। इस तरीके से हम क्रम वाइज ये पढ़ते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं फ्रांस का सामाजिक व आर्थिक आधार। इसमें थोड़ा सा दिया गया है, इसलिए मैं ये साथ में ले रही हूं। ये ब्रॉगन कह रहा है कि ये न तो अमेरिका ढंग का अध्यक्षात्मक संविधान है और न ही ब्रिटिश ढंग का संसदात्मक संविधान, वरन ये दोनों का मिश्रण है। ये सुखद मिश्रण सिद्ध होगा या नहीं, ये देखना पड़ेगा। यानी फ्रांस के बारे में कहा है कि जैसे स्विट्जरलैंड ने दोनों व्यवस्था मिक्स ली थी, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, ऐसे ही इन्होंने भी ली, लेकिन कहाँ तक सिद्ध हुई ये हम इसमें पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं फ्रांस के सामाजिक और आर्थिक आधार। फ्रांस की जनसंख्या 5,85,00,000 और क्षेत्रफल 5,47,026 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार क्षेत्र की दृष्टि से यह सोवियत संघ वर्तमान में विभाजित के अतिरिक्त यूरोप का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन के दुगने से अधिक होते हुए भी यह ब्रिटेन की तुलना में बहुत कम घना बसा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से फ्रांस एक पूर्ण इकाई है। इस भौगोलिक स्थिति ने फ्रांस की राष्ट्रीय एकता को दृढ़ता प्रदान की है। इसकी जलवायु समशीतोष्ण और सौंदर्य एवं उपजाऊपन की दृष्टि से प्रकृति ने फ्रांस पर बड़ी कृपा की है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से इसका दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है और उत्तरी पश्चिमी भाग मैदानी। दक्षिण में पेरेनीज पर्वत इससे स्पेन से अलग करता है, जिससे गैरोन नदी निकलकर उत्तर पश्चिम के मैदान में बहती है। फ्रांस भी सभी बड़ी नदियां दक्षिण पूर्वी पठार से निकलती है। फ्रांस की नदियां सारी दक्षिण पूर्वी पठार से निकलती है और ये सभी नदियां एक दूसरे से नहरों द्वारा मिली हुई है, जिससे फ्रांस में जल मार्ग का मनोहर जाल बिछा गया है। फ्रांस के आर्थिक विकास में इस जल मार्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रांस में लगभग 18.5% व्यक्ति कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 10% और ब्रिटेन में बिल्कुल 5% से भी कम है। फिर भी औद्योगिक दृष्टि से फ्रांस का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन अब भी फ्रांस में छोटे पैमाने के उद्योग धंधे बहुत बड़ी संख्या में हैं। इसके परिणाम स्वरूप फ्रेंच समाज पूंजीपति और श्रमिक वर्गों में बटा हुआ है। यानी दो वर्ग वहां पे है, पूंजीपति और श्रमिक। इन दो वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र छोटे उत्पादन का एक बड़ा वर्ग है, जो उद्योग, वाणिज्य और कृषि में कार्य कर रहा है और जिसने फ्रेंच राजनीति जीवन को बहुत प्रभावित किया है। आज फ्रांस की राजनीति व्यवस्था में आर्थिक प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पहला है, आज के फ्रांस की सबसे प्रमुख समस्या बेरोजगारी है। विकसित कहे जाने वाले देशों में फ्रांस में सर्वाधिक बेरोजगारी है। एक सर्वेक्षण के अनुसार फ्रांस में इस समय 12.8% बेरोजगारी है। प्रश्न ये है कि इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को कैसे नियंत्रित किया जाए। दूसरा प्रश्न ये है कि
एकल यूरोपीय मुद्रा को स्वीकार किया जाए या नहीं। एक दृष्टि से फ्रांस समाज ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में अधिक समरूप है। जाति की दृष्टि से वे एक प्रकार से एल्सेक और लारेन को छोड़कर समस्त क्षेत्र फ्रेंच भाषाभाषी हैं। ये समस्त क्षेत्र सदियों से फ्रांसीसी राष्ट्र का अंग है और जनसंख्या का एक बड़ा भाग कैथोलिक है। लेकिन एक अन्य दृष्टि से फ्रांस समाज ब्रिटेन की तुलना में कम समरूप है, क्योंकि स्थानीयता और क्षेत्रवाद ब्रिटेन की तुलना में फ्रांस में अधिक है। फ्रांसीसियों को दार्शनिकों की जाति कहा जा सकता है और फ्रांस की राजनीति पर रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और सोलेर आदि राजनीतिक दार्शनिकों ने विचारों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। फ्रांस की जनता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लालसा बहुत ही अधिक है। तो इसमें सामाजिक व्यवस्था में और आर्थिक व्यवस्था में उनके रहन सहन ठीक है, फ्रांसीसी वहाँ ज़्यादा रहते हैं, दूसरी जातियाँ कम रहती हैं। इसके अलावा बेरोजगारी ज़्यादा है और दो वर्गों में बटा है, मजदूर और पूंजीपति। इस तरीके से इस हिसाब से देखें तो वहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है और एक विकसित तो देश है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के मुकाबले वो इतना विकसित देश नहीं है। तो ये उनकी फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक आधार पड़ा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, फ्रांस के संविधान का संवैधानिक विकास, यानी संविधान का विकास के तो आर्थिक सामाजिक व्यवस्था पड़ी ठीक है, ज़्यादा तो अच्छी नहीं है, फिर भी उनका सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ा हमने। लेकिन फ्रांस के संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, किस तरीके से संविधान लागू हुआ, तो इसमें पढ़ेंगे महान क्रांति। फ्रांस की महान क्रांति 1700, फ्रांस की महान क्रांति 1789 में 1789 में हुई थी महान क्रांति। फ्रांस की राजनीति की कुंजी कहा जा सकता है इस क्रांति को, क्योंकि 1789 या 1789 के पूर्व फ्रांस में बुर्बो वंश के राजाओं का निरंकुश और अत्याचारी शासन था, जिसमें जनता अधिकार विहीन, यानी अधिकार नहीं मिलता था उनको, अधिकार विहीन थी। निरंकुश शासक होगा तो अधिकार तो होगा ही नहीं, और शासक देवी अधिकार के सिद्धांत के आधार पर निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करता था। शासक देवी सिद्धांत यानी शासक जो कहे वो भगवान के बराबर, भगवान की अवहेलना जैसे नहीं करते वैसे ही राजा की अवहेलना नहीं करना। तो बुर्बो वंश का ये निरंकुश शासक फ्रांस पर राज करता था। कब? जब 1789 की क्रांति नहीं हुई तब। इसके परिणाम स्वरूप असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था, यानी निरंकुश था, देवीय सिद्धांत पर आधारित थी, तो लोग तो नाराज हो गए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद फ्रांस के सैनिकों के वापस लौटने पर फ्रांस में राजनीतिक हलचल प्रारंभ हुई और 1789 में भ्रष्टाचारी, निरंकुश तथा आतताई शासन के विरुद्ध भीषण क्रांति हुई। आधुनिक फ्रांस का प्रारंभ इसी समय में होता है। फ्रांस की इस राज्य क्रांति ने न केवल राजनीतिक वरन जीवन की समस्त व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। इस क्रांति ने निरंकुश शासक का अंत किया गया, लेकिन तभी इसको महान क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि उनका जीवन भी बदल दिया और निरंकुश शासन का अंत हो गया। लेकिन इसके साथ ही फ्रांस की राजनीति में अस्थिरता ला दी और
1789 से लेकर या 1789 से लेकर 1958 1958 तक फ्रांस में 14 बार महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन किए गए। विश्व के अन्य किसी भी देश में लगभग 180 वर्षों में इतने संवैधानिक परिवर्तन नहीं हुए। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर फाइनल ने कहा है कि प्रत्येक संविधान का निर्माण उसे कार्यान्वित करने के लिए नहीं अपितु उसे बदल डालने के लिए किया जाता है। तो ये महान क्रांति में संवैधानिक विकास में इसमें तृतीय गणराज्य या गणतंत्र से पूर्व के शासन। अब ये संवैधानिक विकास में दूसरी बात आई है, तीसरा गणतंत्र से पूर्व के शासन। 1789 की क्रांति के बाद सर्वप्रथम 1791 में फ्रांस के लिए एक लिखित संविधान तैयार किया गया, जिसमें सीमित राजतंत्र और निर्वाचित संसद की व्यवस्था की गई। ये संविधान राजतंत्र और प्रजातंत्र का अजीब गठबंधन था। ये 1791 की बात है बच्चों। तो ये तो भी फिर भी वापस राजतंत्र आया, लेकिन सीमित रूप से, जो राजतंत्र और प्रजातंत्र या लोकतंत्र का मिश्रण रूप था, जो अल्पकालीन और असफल सिद्ध हुआ। 1793 में जैकोबिन्स ने इसके स्थान पर नवीन संविधान का निर्माण कर प्रथम बार गणतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना की। इस संविधान में प्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क पुरुष मताधिकार और 24 सदस्यों के मंडलात्मक कार्यपालिका की व्यवस्था की गई। यानी पुरुष मताधिकार, स्त्रियों को यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके बाद 22 अगस्त 1795 में एक नया संविधान बना, जिसे डायरेक्टरी का संविधान भी कहा जाता है। इसके द्वारा विधायी शक्ति 500 शक्तियों की काउंसिल और वृद्ध पुरुषों की काउंसिल को तथा कार्यपालिका शक्तियां 5 व्यक्तियों की डायरेक्टरी को सौंपा गया। यानी 500 तो व्यक्ति, काउंसिल और पुरुष, वृद्ध पुरुष, ये सब मिलकर एक डायरेक्टरी को सौंपा गया। 4 वर्ष तक डायरेक्टरी का शासन चलता रहा। 1799 में नेपोलियन ने एक नवीन संविधान का निर्माण किया, जिसे कॉन्सुलेट कहा जाता है। यह व्यवस्था भी अल्पकालीन ही रही। यानी बार बार संविधान भी बन रहा है, राजतंत्र भी हो रहा है, लोकतंत्र भी मिश्रण रूप हो रहा है, फिर भी बार बार संविधान बदल रहा है, क्योंकि 1804 में नेपोलियन ने कॉन्सुलेट को भंग कर स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। 1804 में देखो, महान क्रांति के बाद भी बच्चों वापस नेपोलियन ने वहां का राजा बन गया और जो कॉन्सुलेट था उनको भंग कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में प्रथम गणतंत्र तो नेपोलियन ने 1804 में वहां का सम्राट बन गया। इस प्रकार फ्रांस में प्रथम गणतंत्र का अंत और प्रथम साम्राज्य का उदय हुआ। वापस वही किसका, राजा का शासन। साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए नेपोलियन के द्वारा देश के सामाजिक, वैधानिक और प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इसके द्वारा स्थापित अनेक संस्थाएं आज भी फ्रांस में विद्यमान हैं। मुंद्रो ने नेपोलियन के इस योगदान को ही दृष्टि में रखते हुए कहा है कि फ्रांस नेपोलियन की तलवार की अपेक्षा उसकी कलम का ही एक अधिक ऋणी है। यानी कुछ बातें उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, वैधानिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र को परिवर्तित करते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। तो तलवार की नहीं बात कही उन्होंने, फ्रांस के उन्होंने मुंद्रो ने
ये कहा कि वो उनकी कलम अच्छी है, कलम का ऋणी है, क्योंकि उन्होंने नियम अच्छे बनाए। 1814 में वाटरलू की पराजय ने न केवल नेपोलियन के राजनीतिक जीवन वरन उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य का भी अंत कर दिया गया। वियना कांग्रेस के निर्णय के अनुसार फ्रांस में ब्रिटेन को आदर्श मानते हुए वैधानिक राजतंत्र तथा संसदीय पद्धति की स्थापना की गई, लेकिन यह व्यवस्था फ्रांस के वातावरण के अनुकूल नहीं थी और इसलिए फ्रांस की भूमि पर अपनी जड़ें नहीं जमा सकी। 1830 की क्रांति के फलस्वरूप आर्लियंस वंश के अधीन संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन 1848 की क्रांति ने इसका भी अंत कर दिया गया। कहने का मतलब पूरा उलटफेर हुआ फ्रांस के संविधान का, कभी संविधान बना, कभी दूसरा राजा आया, कभी वापस हटा, वापस संविधान बना, और कभी राजतंत्र, कभी लोकतंत्र का मिश्रण, ऐसे ऐसे। कहने का मतलब वहां पे फेर बदलता ही रहा। 1848 की क्रांति ने इसका भी अंत कर दिया और द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। इस प्रकार गणतंत्रीय व्यवस्था अल्पकालीन ही रही। 1852 में नेपोलियन तृतीय ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। द्वितीय गणतंत्र को द्वितीय साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया गया। अत्यधिक महत्वाकांक्षी नेपोलियन तृतीय यानी 3 गणतंत्र, नेपोलियन 3 बार, पहला नेपोलियन, दूसरा और तीसरा नेपोलियन तृतीय 1870 में जर्मनी के साथ युद्ध में पराजित हुआ और इसके साथ ही द्वितीय साम्राज्य का भी अंत हो गया। अब एक तीसरा गणतंत्र, एक गणतंत्र देखा हमने, दूसरा गणतंत्र, बार बार गणतंत्र होते हुए वापस क्या हो जाता है, राजा का शासन हो जाता है। अब तीसरा गणतंत्र 1870 से लेकर 1940 तक। नेपोलियन तीसरे के पतन के पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने फ्रांस के अंतरिम सरकार की स्थापना की। अंतरिम सरकार के अंतर्गत, क्योंकि वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, इसलिए सुरक्षा परिषद ने उनको अंतरिम सरकार की स्थापना की। अंतरिम सरकार के अंतर्गत निर्मित राष्ट्रीय परिषद के स्थायी संविधान के निर्माण हेतु 30 सदस्यों का एक आयोग नियुक्त किया गया। 5 वर्षों के संविधान तैयार हुआ और 1875 में इसे लागू किया गया है। यह संविधान ही तीसरा गणतंत्र के संविधान के नाम से विख्यात यानी 3 बार संविधान का गठन हो गया। यह एक लिखित तथा निर्मित संविधान था और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसके द्वारा गणतंत्रात्मक शासन पद्धति की स्थापना की गई थी। संविधान में यह भी कहा गया था कि संसद अर्थात राष्ट्रीय सभा का संयुक्त अधिवेशन भी गणतंत्रात्मक पद्धति का अंत नहीं कर सकता, यानी संसद या राष्ट्रीय सभा भी इनका अंत नहीं करेगी। अब तो कहने का मतलब गणतंत्र स्थापित हो ही गया। संविधान के द्वारा ब्रिटेन की संसदात्मक पद्धति को ही अपनाया गया। राज्य का अध्यक्ष एक राष्ट्रपति था, यानी देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति। संसदात्मक में सरकार का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और देश का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति संसदात्मक में। तो उन्होंने भी ऐसी व्यवस्था अपनाई, परंतु वह संवैधानिक अध्यक्ष मात्र था और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित थी, जो राष्ट्रीय सभा के निम्न सदन प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी थी। लोकसभा और राज्यसभा जैसे कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। संविधान के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, यानी संसद के 2 सदन बने हैं। संसद के अर्थात राष्ट्रीय सभा के 2 सदन, संसद को वहां राष्ट्रीय सभा कहते हैं। तो पहला सदन जो लोकसभा जैसे है वो है प्रतिनिधि सभा और दूसरी जो राज्यसभा है उनको सीनेट का नाम दिया गया। सीनेट के द्वारा एकात्मक शासन को अपनाया गया और समस्त सत्ता केंद्रीय सरकार में निहित थी।
यानी एकात्मक शासन ब्रिटिश की तरह पूरी शक्ति केंद्र के पास, राज्य को नहीं दी गई। यद्यपि शासन की सुविधा के लिए समस्त फ्रांस 1789 और की क्रांति के बाद 89 प्रांतों में और प्रांत जिले और जिले कम्यूनों में, कम्यूनों यानी उनके जो जिले के बाद उनके शहरी वो है में बटे हुए थे, किंतु वस्तुतः समस्त सत्ता केंद्र में निहित थी और ये केंद्र प्रशासनिक अभिकरण मात्र थे। संविधान में ब्रिटेन के समान संसद की सर्वोच्चता को अपनाया गया था और न्यायपालिका संविधान की संरक्षक बनी। इस प्रकार से तीसरे गणतंत्र में आगे हम कुछ दोष थोड़े देखेंगे कि उनके दोष भी है, कैसे तीसरा समाप्त हुआ और चौथा गणतंत्र कैसे आया, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।